हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का रैपिड करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बहुत स्पीड में रिवाइज करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक से कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताएं, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी उन टॉपिक्स को पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट तो यही समझना है हमें। ठीक है, देखो जो हमारा गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उसके तीन ऑर्गन्स होते हैं, आप सभी जानते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है पॉलिसीज़ बनाना, लॉज बनाना, ये सब इनका काम होता है। एग्जीक्यूटिव काम होता है इन सबको एग्जीक्यूट करना या कोई नई बॉडी बना के इन सबको एग्जीक्यूट करना। जुडिशरी का काम होता है कि अगर इन दोनों के काम में कोई फेरबदली है या कुछ प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को एडजुडिकेट करना। ठीक है, लेकिन जब जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेरेंस करना चालू कर देती है, अपनी ये जो लिमिट है अपनी चादर से बाहर आके इनकी चादर में घुसने लगती है, तो उस वक्त हम इसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखो भाई, ये जो विशाखा गाइडलाइंस सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पे बनाई गई, ये काम किसका था? लेजिस्लेचर का था। लेकिन किया किसने? जुडिशरी ने किया। दो यहाँ पर लेजिस्लेचर एक्ट नहीं कर रहा था, दैट इज अ गुड आर्गूमेंट एंड दैट कैन ऑल्सो बी गिवन, बट ये जुडिशरी का काम नहीं है। ठीक है, बट फिर भी जुडिशरी ने यहाँ पर पॉलिसीज बनाई, तो मतलब यू आर गोइंग बियॉन्ड योर चादर। ठीक है, और दूसरा जैसे मान लीजिए एग्जीक्यूटिव, हमारे जुडिशरी ने एक अलग से एक इन्वायरमेंटल बॉडी बनाई थी, किसके लिए? दिल्ली में पॉल्यूशन को कम करने के लिए। ये भाई पूरा एग्जीक्यूटिव का काम है, ये आपका काम नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास एक्सप्लेनेशन था कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करी थी इसलिए हमने कुछ किया। ऐसे आपने एक ताज एरिया बना दिया पूरा कि यहाँ पर कोई भी फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं की जाएगी। भैया फैक्ट्री को स्टैब्लिश कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, किस हाईवे में मतलब शराब की फैक्ट्री होनी है नहीं होनी है, शराब की दुकानें होनी है नहीं होनी है, ये सब काम एग्जीक्यूटिव का होता है, आपका नहीं होता है। ठीक है, मतलब यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स एंड यू आर एंटरिंग इन द डोमेन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इसी चीज़ को हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब ये जुडिशियल एक्टिविज्म बिल्कुल अपने एक्सट्रीम वे पे पहुंच जाता है तो उस टाइम पे हम इसे जुडिशियल ओवररीच कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि भाई जो भी अपॉइंटमेंट होगी हमारे जजेस की, दैट विल बी डन बाय द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इवन अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट सुने, वहां पर भीमराव अम्बेडकर ने साफ साफ कहा था जजेस विल नॉट बी अपॉइंटिंग द जजेस। ठीक है, हम नहीं चाहते इंडिया में एक गवर्नमेंट के अंदर एक अलग गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो जाए। तो भीमराव अम्बेडकर इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट थे, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, और इवन 90% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसके अगेंस्ट थी। बट फिर भी आपने देखा कि हमारी जुडिशरी ने क्या की, उसने एक कोलिजम बनाया और पूरी जो अपॉइंटिंग पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है जुडिशरी की, वो सब अपने अंदर डाल दी कोलिजम में। आप जो भी ट्रांसफर करना हो हाई कोर्ट जजेस के या किसी को भी जज बनाना हो, ये सब उनके पास है। एग्जीक्यूटिव बस अब मतलब हाथ हिलाता वो घूमता रहता है कि बस जो उन्होंने बोल दिया प्रेसिडेंट की तरह साइन कर देते हैं। तो दिस इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम जुडिशरी। ठीक है, तो ऐसे केसेस को हम जुडिशियल ओवररीच कहते हैं, मतलब जब बिल्कुल जुडिशियल एक्टिविज्म अपने बिल्कुल आप कह सकते हैं एक्सट्रीमिटी में पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन जो जुडिशियल ओवररीच है, जुडिशियल एक्टिविज्म है, इनके बीच में बहुत ही थिन लाइन है, मतलब डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा जुडिशियल एक्टिविज्म है, जुडिशियल ओवररीच है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर सब्जेक्टिविटी आ जाती है। अब जैसे कुछ लोग कह सकते हैं कि अब भाई जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा आर्बिट्री मैनर में जजेस को अपॉइंट कर रही थी, या सिर्फ उन्हीं जजेस को अपॉइंट कर रही थी जो उनका डिसीजन या फेवर कर रहे थे, या सिर्फ उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना रही थी जो कि उनके हिसाब से चल रहे थे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही किया। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस तो गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही थी जुडिशरी में, जिससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थोड़ी सी खिसक रही थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो जुडिशियल ओवररीच और जुडिशियल एक्टिविज्म है, दोनों के बीच बड़ी थिन लाइन है, बहुत सब्जेक्टिव है। अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग हो सकता है कि नहीं यार, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने तो मना किया था, फिर भी आपने क्यों ले लिया। तो अभी तक इसमें से डिबेट चलता रहेगा। तो ये सबके खिलाफ से सब्जेक्टिविटी पे ऊपर काम करता है। रिव्यू पिटीशन, देखिए रिव्यू पिटीशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 145 क्लॉज ई में मेंशन है। देखिए, जो रिव्यू पिटीशन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं, अपनी जो ऑर्डर्स हैं, अपनी जो जजमेंट्स हैं, उनको कभी भी रिव्यू कर सकते हैं, मतलब उनको दोबारा देख परख सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं यार जुडिशरी ने यहाँ पर गलती से जजमेंट को दे दिया, तो आप अंडर आर्टिकल 145 क्लॉज ई हमें अपनी रिव्यू पिटीशन सबमिट कर सकते हो। उसके तहत हम अपने जो डिसीजन है उसको एक बार दोबारा ओवरलुक करेंगे, अच्छा ये सही था, अच्छा सही बोल रहे हो आप, ठीक है, तो इससे हम अपना जजमेंट भी बाद में बदल सकते हैं।
ठीक है। लेकिन याद रखिएगा जो रिव्यू पिटिशन की पावर है ये सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला केस में रिव्यू पिटिशन लेने से मना कर दिया था, ठीक है, तो इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ और सिर्फ उसी कोर्ट में फाइल किया जाएगा जिस कोर्ट ने जजमेंट दी है, और सिर्फ वही सेम नंबर ऑफ जजेस जजमेंट दोबारा देंगे जिन्होंने पहले इस केस के ऊपर जजमेंट दे चुका है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर 5 जजेस थे, ठीक है, तो वही दोबारा सबरीमाला केस को सुनने वाले हैं अगर वो लोग एक्सेप्ट करते तो, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स 1966 में ये कहा है कि आपको रिव्यू पिटीशन 30 दिनों के अंदर दायर करनी है। जैसे आज हमने डिसीजन दिया तो आज से +30 कर दो, उसके अंदर रिव्यू पिटीशन डाल देना, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो ये होता है रिव्यू पिटीशन। रिव्यू पिटीशन के बाद आता है स्पेशल लीव पिटीशन। देखिए स्पेशल लीव पिटीशन अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है। देखिए ऐसा आपने कई बार देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशनली और लेजिस्लेचरली कई जगह लिखा रहता है कि यू कैन नॉट अपील, ठीक है, बट स्पेशल केसेस में हमारी जो जुडिशरी है और इवन यू कैन से सुप्रीम कोर्ट इस केस में भी अपील को अलाउ कर सकती है। तो इसे हम कहते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। मतलब स्पेशल हम आपको एक एक्सेप्शन दे रहे हैं कि आप आओ और अपील करो हमारे पास। दो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली देखेंगे और किसी लॉ के थ्रू देखेंगे तो वो अलाउड नहीं है, बट फिर भी वी आर अलाउइंग। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारी आर्टिकल 262 है वहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि जो भी इंटर वाटर डिस्प्यूट है, इंटर रिवर डिस्प्यूट है, उसके रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल के जो डिसीजन हो जाएंगे वो फाइनल होंगे। यू कैन नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट, साफ साफ लिखा हुआ है वहाँ पर। बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी रिवर डिस्प्यूट को अपने पास लिया था, ठीक है, एंड दैट वाज बाय स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है, समझ में आया। एक चीज़ रखिएगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, जिस तरह से रिव्यू पिटीशन डिस्क्रिशनरी पावर है। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भले कितना भी स्पेशल हो बट आप जो आर्म्ड फोर्सेस के डिसीजन आते हैं, उनके जो कोर्ट ट्रिब्यूनल के डिसीजन आते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे कोर्ट मार्शल डिसीजन आते हैं, उन सबको आप नहीं ले सकते। ये आपके ऊपर एक्सेप्शन साफ साफ रख दिया गया है कि भाई ये स्पेशल लीव पिटीशन के बियॉन्ड है, ओके। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, क्या हमारा जो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड जो भी ट्रिब्यूनल के डिसीजन आते हैं। लेकिन बाकी जो भी डिसीजन है, एग्जाम्पल के तौर पे आर्टिकल 262 के अंदर आपने इंटर वाटर डिस्प्यूट को ले लिया था, वो भी अलाउड नहीं था, बट फिर भी आपने लिया था, और ये सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। उसके बाद आता है क्यूरेटिव पिटीशन। देखिए हम पूरा एक फ्लो डिस्कस करते हैं किस तरीके से किसी बंदे को फांसी दी जाती है इंडिया में। देखिए सबसे पहली बात तो एक ट्रायल कोर्ट होगा, या आप कह सकते हैं स्पेशल कोर्ट होगा, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपनी सज़ा सुनाएगा कि भैया इस बंदे को फांसी दी जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद ये केस कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या ट्रायल कोर्ट जो भी फांसी सज़ा देते हैं उसमें हाई कोर्ट की कन्फर्मेशन ज़रूरी होती है। अगर मान लो हाई कोर्ट ने भी हाँ बोल दिया, फिर इसके बाद भैया इट इज़ अ मैटर ऑफ राइट, यू कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, नो डाउट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लो हाँ बोल दिया, उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन होता है, वेरी गुड, आपके सामने रिव्यू पिटीशन का ऑप्शन होता है कि आप अभी भी जो डिसीजन है इसको रिव्यू करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। और अगर आप देखें फॉर्मली और लेजिस्लेटिवली और कॉन्स्टिट्यूशनली तो यहाँ पर चीज़ें खत्म हो जाती हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी भी ऐसा नहीं चाहता था कि मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हो या हमसे कोई जुडिशियल एरर हो, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में अपनी पावर यूज़ करते हुए अंडर आर्टिकल 137 एंड अंडर आर्टिकल 145 क्या किया, रूपा अशोक हुर्रा एंड अनदर केस 2002 में क्यूरेटिव पिटीशन का आविष्कार किया। याद रखिएगा कौन कौन से आर्टिकल यूज़ किए, आर्टिकल 137, 136 और 145। लेट मी चेक इट, यस इट इज़ 137 एंड आर्टिकल 145, ठीक है, 137, 145 याद रखिएगा। 137 और 145 को यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन का आविष्कार किया है। अब देखिए, अब जैसे ही रिव्यू पिटीशन आपकी खत्म हो जाती है तो आपको फिर से यहाँ पर 30 दिन का मौका दिया जाएगा कि आप क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर सके। और याद रखिएगा अभी तक जितनी भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी वो सबकी सब ओपन कोर्ट में कर रही थी, ठीक है, सबके सामने। बट अब ये जो सुनी जाएगी ये जजेस चेम्बर में सुनी जाएगी, मतलब ओपन कोर्ट में नहीं सुनी जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि भाई ये भी सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, और वैसे सुप्रीम कोर्ट इस पावर को सिर्फ और सिर्फ तभी यूज़ करेगा जब आप सुप्रीम कोर्ट को ये प्रूव कर दो कि भैया आपने नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया है, या फिर हमारे सामने कोई नया एविडेंस है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने मोहरा मूवी देखी होगी ना, जिसमें जो हमारे सुनील शेट्टी उनको बाहर इसलिए निकाला जाता है बिकॉज क्या होता है, एक नया एविडेंस मिल जाता है कि नया एविडेंस ये कि भैया उसने ये सब
मतलब तब किया था जब उनके खिलाफ साजिश रची गई थी। तो अगर किसी को भी नया एविडेंस मिल जाता है तब बस क्यूरेटिव पिटीशन दायर की जाएगी। और दूसरा, अगर नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया, नेचुरल जस्टिस मतलब भैया आपने मुझे सुना ही नहीं था, हर किस में आपने नहीं सुना, मुझे बस फांसी सजा दे दी। जब आप ये दोनों चीज़ प्रूव कर सको किसी को कोई एक चीज़ को भी, उस टाइम पे क्यूरेटिव पिटीशन एक्सेप्ट की जाएगी। और ये डिस्क्रिशनरी पावर है, हम सब जानते हैं, और आर्टिकल 145 एंड आर्टिकल 137 से डिराइव्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जजेस चेंबर में सुनी जाएगी, नॉट इन ओपन कोर्ट। तो ये होती है हमारी क्यूरेटिव पिटीशन, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं हम अपने अगले आर्टिकल में, जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ न्यूट्रलिटी। तो आई होप आपको न्यूट्रलिटी का मतलब पता होगा, नहीं पता तो मैं लेमन टर्म्स में थोड़ा सा बता देता हूँ। यू नॉट नीड टू गो टू द टेक्निकल वर्ड्स, उसके लिए ऑलरेडी आपके पास एथिक्स का पेपर है, ठीक है। तो न्यूट्रलिटी का मतलब, अगर किसी दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, तो आप उसमें अनबायस्ड होके जो सही डिसीजन है वो लेने वाले हैं, ठीक है। मतलब यू आर शोइंग योर अनबायस्डनेस, यू आर नॉट बायस्ड टूवर्ड्स योर फ्रेंड एंड अनबायस्ड टूवर्ड्स द एनिमी, ठीक है। तो इस तरह का काम नहीं करना है, मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दो लोगों के बीच में, यू आर अनबायस्ड टोटली, ठीक है। और इसी चीज़ को लेके, मतलब ये कंप्लीट न्यूट्रलिटी पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है। और यू कैन से द न्यूट्रलिटी इज द बेड रॉक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि स्टेट न्यूट्रल रहेगा अपने सिटीजन के बीच में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देख के डिस्टिंक्शन नहीं करेगा। सेम आर्टिकल 16 में देखो, राइट टू रिलीजन में देखो कि जो स्टेट अगर ग्रांट देगा किसी भी रिलीजन को, तो ऐसा नहीं किसी एक रिलीजन को ज़्यादा ग्रांट दे रहा है, किसी एक को कम दे रहा है, ठीक है। तो मतलब इन टोटल अगर आप देखें, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन न्यूट्रलिटी के आजू बाजू टिका हुआ है। तो इसलिए इसे न्यूट्रलिटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेडरॉक भी कहा जाता है, ठीक है। और अभी रिसेंट में हुआ क्या, देख समझने की कोशिश कीजिएगा कि अभी आप सब जानते हैं जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जिसके चलते हुए ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्कैनर में लिए हैं और बोला है कि भैया ये लोग न्यूट्रलिटी को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्पीकर हो गए, गवर्नर हो गए, ये लोग न्यूट्रलिटी को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो पर्सन इस ऑफिस की डिग्निटी, मतलब इस ऑफिस की न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं कर सकता, दैट पर्सन डज नॉट डिजर्व टू बी रिपोज्ड विद द पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से एक वार्निंग दी कि भैया आप लोग पॉलिटिकल प्रेशर में आके दबो मत, जो भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने काम किया उस काम को पूरी तरीके से करो, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, यही है डॉक्ट्रिन ऑफ न्यूट्रलिटी। उसके बाद आता है क्रीमी लेयर क्राइटेरिया फॉर SC ST इन प्रमोशन। देखिए आप सभी जानते होंगे, इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना किया था कि भैया जो रिजर्वेशन है उसको प्रमोशन में मत लाओ यार, ठीक है। आपने इनिशियल लेवल पे रिजर्वेशन दे दिया, दैट इज़ गुड, नो इशू, बट उसको प्रमोशन में लेके मत आओ, ठीक है। बट फिर भी बार बार पार्लियामेंट अमेंडमेंट लाके प्रमोशन में रिजर्वेशन लेके आ रही थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल माथा ठनक गया और उसने M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला कि चलो अच्छा ठीक है, आप रिजर्वेशन लाना चाहते हो ना प्रमोशन में, ठीक है कोई बात नहीं लाओ, लेकिन हमारी 3 कंडीशन को फुलफिल करना। कौन कौन सी कंडीशन? कि भाई आपको एक क्वान्टिफाइबल डेटा देना पड़ेगा कि भैया जो जिस भी कास्ट को आप रिजर्वेशन दे रहे हो, जिस भी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे रहे हो, वो बैकवर्ड है कि नहीं है। क्वान्टिफाइबल डेटा चाहिए, ठीक है, समझ में आया। फैक्ट्स होने चाहिए, फैक्ट्स नहीं होंगे तो रिजेक्ट कर देंगे। दूसरी बात, जिस भी आप कम्युनिटी को रिजर्वेशन देना चाहते हो, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो कम्युनिटी एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेड नहीं है या बहुत ही कम रिप्रेजेंटेड है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं 100 SC हमारे इंडिया में, हाइपोथेटिकली मानो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेड है, तो मतलब यहाँ पर ये अंडर रिप्रेजेंटेड है। तो उस टाइम पे तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर मान लो 100 में से 50 रिप्रेजेंटेड है और आप बोलो तब भी हम देना चाहते हैं, तो दैट वोंट बी अलाउड, ठीक है। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो कम्युनिटी है हमारी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है। तीसरा पॉइंट ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जब भी आप इनको दोगे रिजर्वेशन, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी कमज़ोर ना हो। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इफिशिएंट होने वाला है तो भैया हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये जजमेंट के चलते हुए हमारी जो पार्लियामेंट है या गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके से रिजर्वेशन नहीं दे पा रही थी, ठीक है। और लगातार अपील करे कि भैया ये जो आपने 3 पॉइंट्स दिए हैं ये तो बहुत गलत है, ठीक है। और सेम चीज़ जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी गुप्ता केस 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ हमसे एक गलती हो गई है कि ये जो क्वान्टिफाइबल डेटा वाली बात है, ठीक है, क्वान्टिफाइबल डेटा वाली बात है, वो हमने थोड़ी सी गलती कर दी है। क्यों? बिकॉज SC ST को हम ऑलरेडी बैकवर्ड कैटेगराइज करते हैं, तो फिर कोई डेटा की ज़रूरत नहीं है प्रूव करने के लिए वो लोग बैकवर्ड है कि नहीं है। तो इसमें जो हम पहली लिमिट थी कि भाई क्वान्टिफाइबल डेटा ऑन बैकवर्डनेस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट, ये इसको हम रिमूव करते हैं। बस आपको अब ये प्रूव करना है कि ये लोग इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हैं। अगर ये लोग इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड होंगे तो ऑटोमेटिकली भैया आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। लेकिन अब आपको डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि इनके पास
ये चीज़ होगी कि नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया। तो ये था हमारा जर्नैल सिंह केस। अब देखो ये जो जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी गुप्ता केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और कही। उसने ये कहा कि भाई एससी और एसटी में जो डिस्टिंक्शंस हैं, ठीक है, वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं इकोनॉमिक बेसिस पे। तो जिस तरीके से ओबीसी में क्रीमी लेयर अलाउड है, तो क्या आप एससी और एसटी में क्रीमी लेयर नहीं डाल सकते? बस सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन पूछ दिया है, तो अभी इसके ऊपर चर्चा होगी। ठीक है, वैसे भी आप जानते हैं तो बड़ा मुश्किल काम है लाना। उसके बाद अगला पॉइंट आता है एंटीसिपेटरी बेल। देखिए एंटीसिपेटरी बेल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 438 में मेंशन है। देखिए यहाँ पर अगर किसी भी एक्यूज को लगता है कि उसने कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस किया, मतलब एक ऐसा ऑफेंस जहाँ पर मुझे बेल नहीं मिलेगी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डोमेस्टिक वायलेंस या कुछ और, तो उस वक्त मैं अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए, अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में ऑलरेडी पहले से ही जाके, मतलब इससे पहले कि मुझे अरेस्ट किया जाए, वहाँ पर जाके मैं बेल के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। और अरेस्ट करने से पहले ही मेरे पास बेल होगी और उस बेल को मैं एंटीसिपेटरी बेल कहूँगा। ठीक है, समझ में आया। 438 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, नॉन बेलेबल ऑफेंस में बिफोर अरेस्ट यू कैन गो टू द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन और आपको पहले से बेल मिल जाएगी। इसको कहा जाएगा एंटीसिपेटरी बेल। देखिए अभी रिसेंट में हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जज की बेंच है हेडेड बाय जस्टिस अरुण मिश्रा, एक केस की सुनवाई कर रही थी और उस केस में सुप्रीम कोर्ट से यह पूछा गया कि क्या भाई जो एंटीसिपेटरी बेल है उसका कोई फिक्स पीरियड है कि सिर्फ और सिर्फ इस टाइम तक इशू की जा सकती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना किया। उसने बोला कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो एंटीसिपेटरी बेल है उसका कोई भी पर्टिकुलर पीरियड नहीं है, ये भी इंडेफिनेट टाइम के लिए इशू की जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो सामने वाले पर्सन का लिबर्टी और आप कह सकते हैं उसका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा। ठीक है, तो ये हो गया एंटीसिपेटरी बेल। अब इसके बाद आता है कुछ बेल प्रोविजन से रिलेटेड कुछ हल्की फुल्की न्यूज़ आई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 167 क्लॉज 2 के तहत अगर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर प्रिस्क्राइब टाइम में, जो उसको जुडिशियल कस्टडी दी जाती है 14 दिन की, 21 दिन की, जो भी कस्टडी दी जाती है, अगर उसके चलते हुए वो कंप्लीट मामले को मतलब कोई भी सबूत नहीं जुटा पाता है, तो उस वक्त आप उसको बेल ग्रांट कर दीजिए। मतलब लोअर कोर्ट्स को ये अपनी तरफ से ऑर्डर दिया है। ठीक है, कंपल्सिव बेल बोला है, याद रखिएगा कि भैया आप उसे बेल ग्रांट करिए करिए। और जो पुअर सेक्शन होते हैं जिनको बेल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, उनको मजिस्ट्रेट खुद अपनी तरफ से बताएगा कि भैया यहाँ पर आपकी बेल का प्रोविजन है, आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज हमारी जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसने इतने दिन कस्टडी लेने के बाद भी आपके ऊपर कोई भी मुद्दा प्रूव नहीं किया है। ठीक है, तो इस बेसिस में आपको बेल मिल सकती है। तो ये बताना मजिस्ट्रेट का काम होने वाला है। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब आते हैं अपने अगले आर्टिकल में जिसका नाम है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखिए कॉन्टेक्स्ट तो आप सभी जानते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, और कॉन्टेक्स्ट ये है कि प्रशांत भूषण साहब को सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो अपनी पावर यूज़ करते हुए इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दायर कर दिया था। अब देखिए क्या था, वो कौन सी बाइक में बैठे थे, नहीं बैठे थे, ये सब हमारे लिए मैटर नहीं करता है। ठीक है, ये सब यूपीएससी नहीं पूछेगा कि ऐसे बोबड़े साहब कौन सी बाइक यूज़ कर रहे थे, कितने करोड़ की थी, कितने लाख की थी, कुछ नहीं पूछने वाला है। बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, देखिए अंडर आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट की पावर है, और अंडर आर्टिकल 120 नॉट 125 एक्चुअली 215 हाई कोर्ट के पास कंटेम्प्ट की पावर है। तो क्या लोअर कोर्ट्स के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर नहीं है? जी ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन अगर मान लो कोई भी इनके आदेश को मानने से मना करता है, ठीक है, अगर लोअर कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको कंटेम्प्ट करता है, तो उस टाइम पे हाई कोर्ट इनके लिए कंटेम्प्ट पावर इशू कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया कि भैया ये ज़मीन है इस बंदे की है, लेकिन सामने वाला बंदा मानने को तैयार ही नहीं है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट अपनी तरफ से बोल सकता है कि भैया आपने लोअर कोर्ट के डिसीजन की अवहेलना की है, इसलिए उनके बिहाफ में हम आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर इशू करते हैं। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट की पावर दी है। लोअर कोर्ट के लिए हाई कोर्ट अपनी पावर यूज़ करके मतलब उनको कंटेम्प्ट कराया करता है। ठीक है, अब कंटेम्प्ट का मतलब आप सभी जानते होंगे कि मतलब इफ़ यू आर शोइंग डिसरिस्पेक्ट टूवर्ड्स द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, उसको हम कंटेम्प्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था कि किस तरीके से मतलब कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग की जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसका एक्ट है कौन सा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971।
ठीक है। अब आप सभी जानते हैं जिस तरीके से कोई भी वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, उसी प्रकार से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वर्ड भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारी पार्लियामेंट ने इस लॉ के थ्रू दो टाइप के कंटेम्प्ट सामने रखे हैं। सबसे पहला आता है सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा आता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है? देखिए, सिविल कंटेम्प्ट वो होता है जहाँ पर आप विलफुली सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के या लोअर कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उनको फॉलो करने से मना कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, लोअर कोर्ट ने बोला कि ये ज़मीन इसकी है, तुम्हारी नहीं है, तो आप इस ऑर्डर को फॉलो करो, लेकिन आप इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मतलब विलफुली आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि भैया आपके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हाई कोर्ट ले सकता है ऑन बिहाफ ऑफ लोअर कोर्ट्स, तो इस चीज़ को कहा जाता है सिविल कंटेम्प्ट, ठीक है। जब आप उनके ऑर्डर सुनने से मना कर देते हो कि भैया मैं आपका ऑर्डर मानूंगा ही नहीं। दूसरा आता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि यू आर स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, यू आर इंटरफेयरिंग इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट और यू आर ट्राइंग टू लोअरिंग द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मतलब आप सुप्रीम कोर्ट की कोई मतलब केस चल रहा है, अब आप कैमरा लेके अंदर पहुंच गए, शूट कर रहे हो, अलाउड नहीं है यार, तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहलाएगा। उसी प्रकार से मान लो सुप्रीम कोर्ट अपनी केस की कोई प्रोसीडिंग कर रहा है, आप बीच में जाकर चिल्लाना चालू कर दिए, ये अंधा कानून है, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। दिस विल बी कंसिडर्ड एज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। या आप किसी भी तरीके से जुडिशरी की जो अथॉरिटी उसको लोअर करने की कोशिश करते हो, बेमतलब वो कुछ भी कमेंट कर रहे हो जो नहीं होनी चाहिए, तो उस टाइम पे भी यू विल बी कंसिडर्ड एज अ पर्सन ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ठीक है। आप इसमें देखिए, आपको 6 महीने की सज़ा हो सकती है या फिर 2,000 रुपये का फाइन हो सकता है। वैसे तो काफ़ी कम है, आई थिंक इट शुड बी इंक्रीज्ड, ठीक है, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, सुप्रीम कोर्ट पर सबसे बड़ी लिमिटेशन जो हमारे NHRC के ऊपर रखी गई है कि अगर 1 साल पुराना केस हो गया तो उसके ऊपर अपनी प्रोसीडिंग नहीं करोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप सब जानते हैं ना कि 1 साल पुराना कोई ह्यूमन राइट का केस हो गया तो उसके ऊपर NHRC काम नहीं कर सकती। उसी प्रकार से अगर मान लो कोई 1 साल पुराना कंटेम्प्ट है तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट अब ये नहीं बोल सकती कि चलो यार उसके ऊपर कंटेम्प्ट लगा देते हैं। सिर्फ 1 साल की लिमिटेशन आपके पास, इसके बाद यू आर नॉट गोइंग टू हैव दैट केस इन योर पॉकेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस रखे गए हैं, सिंपल सी बात है, एक्सेप्शंस होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर भाई आप फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रियल में सुप्रीम कोर्ट में कुछ घपला चल रहा था अंदर और आपने उसकी वीडियो बना ली, तो इसे स्कैंडलाइजिंग नहीं कंसिडर किया जाएगा। इसे कहा जाएगा यू हैव डन द फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ द जजमेंट, ठीक है। और इसके बाद अगर आप जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको मेरिट के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है, तो भी उससे सही माना जाएगा, उसके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे भाई सुप्रीम कोर्ट ने आप कह सकते हैं किसी इशू पे कुछ गलत जजमेंट दिया और आप जानते हो गलत है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के पास फैक्ट्स ही सामने गलत रखे गए थे, ठीक है, तो उस केसेस पे आपको कंटेम्प्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। उसके साथ ही साथ अगर आप अटैक पर्टिकुलर जज पे कर रहे हैं, जुडिशरी पे नहीं कर रहे, सिर्फ जज पे कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग नहीं चालू की जाएगी, ठीक है। समझ में आया? तो आई थिंक ये 3 एक्सेप्शन आपको समझ में आ गए। पहला तो वही अगर आप फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग करते हैं, दूसरा आप जजमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं लेकिन आपके पास मेरिट्स हैं जजमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए, तीसरा पॉइंट आप एक पर्टिकुलर जज के ऊपर अटैक कर रहे हैं यार, आप मतलब बिल्कुल भी किसी जुडिशरी के ऊपर अटैक नहीं कर रहे, किसी भी तरह से जुडिशरी की जो अथॉरिटी है उसको लोअर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सोशल मीडिया पोस्टिंग अ फंडामेंटल राइट। देखिए अभी रिसेंट में क्या हुआ था कि एक यूथ कांग्रेस एक्टिविस्ट थे जिनका नाम था अरिंदम, इन्होंने सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट किया, उसके चलते हुए त्रिपुरा की पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। अब सिंपल सी बात है भैया, इन्होंने त्रिपुरा के हाई कोर्ट में इस डिटेंशन के अगेंस्ट प्ली फाइल की। अब वहाँ के त्रिपुरा के हाई कोर्ट ने मतलब अपनी एक लैंडमार्क जजमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि सोशल मीडिया पोस्टिंग एक फंडामेंटल राइट है, मतलब आप जो भी फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टा में पोस्ट करते हैं वो आपका एक फंडामेंटल राइट है। साथ ही साथ वहाँ के चीफ जस्टिस अनिल कुरैशी ने पुलिस को ये भी ऑर्डर दिया है कि अब आप इस मामले में किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए आर्टिकल 19 इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप भी जानते हैं आर्टिकल 19 बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसके अंदर क्लॉज 1 सब क्लॉज ये बोलता है कि कोई भी पर्सन अपने व्यूज़ को, थॉट्स को और जो भी उसके दिमाग में ओपिनियंस आते हैं उनको किसी भी मीडियम से व्यक्त कर सकता है। और वो मीडियम क्या हो सकता है? माउथ या हैंड रिटन, प्रिंट मीडिया या एनी अदर वे। तो एनी अदर वे में क्या जाएगा हमारा? सोशल मीडिया पोस्टिंग। साथ ही साथ 19 क्लॉज 2 ये बोलता है कि भैया ये आपके फंडामेंटल जो राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, स्टेट इसके ऊपर थोड़ी बहुत कर्बिंग कर सकता है। और 19 क्लॉज 3 में आपको ग्राउंड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक सिक्योरिटी, डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोशल मीडिया पोस्टिंग अ फंडामेंटल राइट। इसके बाद अगला आर्टिकल आता है राइट ऑफ एन एक्यूज्ड। आई होप आपने एक केस के बारे में सुना होगा,
ऐसे मोहम्मद रफ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस। ठीक है, देखो इस केस में क्या हुआ था, ये 2010 का केस है। उस वक्त एक्चुअली एक पुलिसमैन और एक लॉयर के बीच में ना फाइट हो गई थी। ये अभी अपना दिल्ली वाला केस नहीं है, ये पुराना केस है 2010 में जो हुआ था। एक्चुअली उससे पहले कुछ हुआ था, 2006 के आसपास हुआ था, जजमेंट बाद में आई थी। 2006 में पुलिसमैन और जो जज हैं, वो नॉट जज एक्चुअली जो लॉयर, उनके बीच में एक फ़ाइट हो गई थी। अब सिंपल सी बात है, लॉयर है तो क्या करेगा, प्ली फाइल करेगा। अब सिंपल सी बात है, हमारे पुलिसमैन भी छोड़ेंगे थोड़ी ना, लड़ने जाएंगे कोर्ट में। लेकिन यहाँ पर जो कंप्लीट मद्रास और तमिलनाडु का जो कंप्लीट बार काउंसिल है, उसने एक रिजोल्यूशन पास कर दिया। और रिजोल्यूशन क्या पास किया गया कि भैया अब यहाँ पर कोई भी इनका केस नहीं लड़ेगा। अगर कोई भी इनका केस लड़ेगा तो उस बंदे को हम अपनी ये जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसे टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, ये तो भाई गलत बात है। तो इसके लिए केस जाता है कहाँ पर, मद्रास हाई कोर्ट में। और मद्रास हाई कोर्ट अपना एक जजमेंट देती है कि भैया आप लोगों ने जो भी ये रिजोल्यूशन पास किया है वो बिल्कुल अनप्रोफेशनल है। ठीक है, ये बिल्कुल अनएथिकल है, इलीगल है, और साथ ही साथ ये आपका आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 1, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 39A को भी वॉयलेट करता है। और अभी रिसेंट में सेम केस ऐसा कर्नाटका में आया है, जहाँ पर पूरा जो बार काउंसिल है उसने एक्चुअली में एक पर्सन के अगेंस्ट जो एक्यूज था उसके अगेंस्ट रिजोल्यूशन पास कर दिया कि इसका केस कोई नहीं लड़ेगा। और हमारे कर्नाटका हाई कोर्ट ने सेम तमिलनाडु हाई कोर्ट की जजमेंट को यूज़ करते हुए कहा है कि भैया ये अनएथिकल है, इलीगल है, और साथ ही साथ अनप्रोफेशनल है। और एंड इट सेम गोस अगेंस्ट द आर्टिकल 22 क्लॉज 1, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 39 है। आर्टिकल 39 आई थिंक आप सब जानते होंगे, इट इज़ फ्री लीगल एड टू पुअर। ठीक है, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, मतलब भैया हर किसी के पास पूरा मौका है कि वो अपने आप को लॉ के सामने रिप्रेजेंट करे। तो आर्टिकल 14 का भी वायलेशन हो रहा है, 39 का भी वायलेशन हो रहा है, और सबसे बड़ा आर्टिकल 22 क्लॉज 1 का वायलेशन हो रहा है। देखिए आप सभी जानते होंगे आर्टिकल 22 में मिलता है हमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जिसके अंदर दो टाइप के डिटेंशन आते हैं। सबसे पहला आता है प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरा आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब आपको ट्रायल होने के बाद या कन्विक्ट होने के बाद आपको अरेस्ट किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मतलब आपको किसी डोमेस्टिक वायलेंस में आपका ट्रायल हो गया, उसके बाद आपको ले जाया जा रहा है, मतलब प्रॉपर आप कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको अरेस्ट किया जा रहा है। वेयर प्रिवेंटिव डिटेंशन में जहाँ पर ना ही कोई कन्विक्शन होता है ना ही कोई ट्रायल होता है, बस उठा लिया जाता है इस संदेह पे क्योंकि आप जो कंप्लीट कंट्री है उसका पीस खराब कर सकते हैं, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। आई होप आप ये सब जानते होंगे, आपने फंडामेंटल राइट में पढ़ा होगा। अब देखिए जो भी प्यूनिटिव डिटेंशन होता है उसके अंदर आपके 3 राइट्स होते हैं, ये भी आप जानते होंगे कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड, कि भैया आपको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया है। इसके साथ ही साथ आपको अपने लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करने का राइट भी होता है, और साथ ही साथ आपको 24 घंटे के अंदर ही मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया जाए उसका भी राइट होता है। तो इसमें आपने दूसरा राइट अपना कौन सा था, अपने लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करना। तो सेम चीज़ यहाँ पर आपने वॉयलेट करवा दी भैया इन पर्सन को, इनके पास पूरा राइट था लेकिन आपने वॉयलेट करवा दिया। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहा मैं। ठीक है, वो आई थिंक आपने लक्ष्मीकांत में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। उसके बाद अगला आर्टिकल आता है रिक्यूजल ऑफ जजेस। अब देखो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि 2 पार्टीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, केस चल रहा है। अब आप जज हैं, अब आपको इनके कॉन्फ्लिक्ट को सुन के सिंपल सी बात है अपनी कोई जजमेंट प्रोनाउंस करनी है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पर आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आप इन दोनों में से किसी एक पार्टी की तरफ बायस्ड हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो पर्सन है 2, ये आपका बचपन में फ्रेंड था और ये आपको बड़ा बुली किया करता था स्कूल में, तो आप इस तरफ बायस्ड है कि भैया मुझे मौका मिला है, बिल्कुल पकड़ के लूँगा इस बार तो। इसके बाद दूसरा ये हो सकता है कि आपका इन दोनों में से किसी के साथ रिलेशनशिप हो सकता है कि बचपन में आपकी गर्लफ्रेंड रही हो, उसने आपको डम कर दिया हो, लेकिन आपका दोबारा प्यार उजागर हो गया है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद आपको इन दोनों में से किसी एक के बारे में कुछ बैकग्राउंड की नॉलेज हो या उनके बारे में कुछ फैक्ट्स पता हो कि अच्छा ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, किस टाइप का पर्सन है। ठीक है, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं उसे हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। अब आप ये सोचिए, आप हैं जज, आपके सामने ये 2 पर्सन खड़े हैं। अब आप इनके बारे में इतना कुछ जानते हैं, या आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि इनके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो क्या आप इस केस में एक न्यूट्रल जजमेंट दे पाएंगे, एक अनबायस्ड जजमेंट दे पाएंगे? नहीं, चांसेस यहाँ पर काफ़ी कम है। देखिए ऐसी कोई डाउट नहीं, आप नहीं दे सकते, बट फिर भी यहाँ पर चांसेस जो हैं बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर जजमेंट अच्छे से प्रोनाउंस हो तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए
कि जो जजेस हैं, जो यहाँ पर जज है जिनको सब कुछ पता है, उन्हें थोड़ी देर के लिए अपने आप को इस जो बेंच से हटा लेना चाहिए और उनकी जगह कोई और जज को आना चाहिए जो न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो जब ये जजेस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चलते हुए अपने आप को बेंच से हटाते हैं, उस चीज़ को हम रिक्यूजल ऑफ जजेस कहते हैं। और सेम अभी हमारे मिशन बिल्ड आंध्र प्रदेश में एक केस आया था जिसमें जो हमारे आंध्र प्रदेश के जज हैं उनके ऊपर ये एलिगेशन लग रहे थे कि भैया यहाँ पर जो गुंटूर लैंड की सेल हो रही है, ठीक है, उनमें इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन उन्होंने साफ साफ रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या ये कंपलसरी है कि जज को अपने आप को हटाना चाहिए अगर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है? देखिए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, साफ साफ यहाँ पर जजेस का ये डिस्क्रिशन है, उनको अगर हटाना होगा हटाएंगे, नहीं हटाना होगा नहीं हटाएंगे। ओके, चलो, वेल एंड गुड। अगला आर्टिकल आता है ग्राम न्यायालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए, जो हमारा ग्राम न्यायालय है वो ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के अंडर में आता है। ठीक है, और इसको स्टैब्लिश करने का रीज़न क्या था? सबसे पहला था कि जो रूरल पीपल हैं उनके लिए जस्टिस उनके घर पे जाके खड़ा हो, ना कि उनको जुडिशरी के या लोअर कोर्ट्स के चक्कर मारने पड़े। ये पहला मकसद था ग्राम न्यायालय को इंट्रोड्यूस करने का। और कैसे इसको किया जाएगा अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। इसके बाद लॉ कमीशन ने अपनी 114th रिपोर्ट पे बोला था कि भैया ग्राम न्यायालय होना चाहिए, और साथ ही साथ ADR ने भी इसको रिकमेंड किया था। ठीक है, अब देखो, जो ग्राम न्यायालय है वो पंचायत के इंटरमीडिएट लेवल में स्टैब्लिश किया जाएगा। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि जो हमारा पंचायत होता है उसमें 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला आता है ग्राम पंचायत, ठीक है, उसके बाद आता है पंचायत समिति, और उसके बाद आता है जिला परिषद। जिला परिषद मतलब जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड करते हैं, और भी कई जगह चेंजेस होंगे बट मोस्टली ऐसा देखा जाता है। और इसमें जो बीच वाला लेवल है पंचायत समिति मतलब इंटरमीडिएट लेवल है, यहाँ पर एक्चुअली में हमारी जो ग्राम न्यायालय है उसका हेडक्वार्टर होगा। याद रखिएगा, इंटरमीडिएट लेवल पे होगा, पंचायत के इंटरमीडिएट लेवल पे ग्राम न्यायालय का हेडक्वार्टर होगा। और इस ग्राम न्यायालय को हेड करेंगे हमारे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ऑफिसर, और इनको कहा जाएगा न्याय अधिकारी। ठीक है, और जो न्याय अधिकारी हैं इनको अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट, जिससे इनकी इंडिपेंडेंस श्योर रहेगी। वैसे भी आप जानते हैं हाई कोर्ट की सुपरवाइजरी पावर होती है सारे के सारे लोअर कोर्ट्स में स्टेट के, तो हाई कोर्ट तो यहाँ पर कंसल्ट करेगी ही करेगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो जस्टिस है वो लोगों के घर में चल के जाएगा। वो कैसे होगा? बिकॉज ये जो ग्राम न्यायालय होंगे ना, ये अपने आप में एक मोबाइल कोर्ट होंगे। मोबाइल कोर्ट मतलब ये हर एक जगह जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक ग्राम पंचायत है, उसके अंदर धुलेरी गांव है, उसके बाद उसके अंदर कोई भटंडी गांव है। हर एक गांव में लोगों के द्वार पे जाएगा, बोलेगा भैया आपने कंप्लेन की थी, आपको वाला डिस्प्यूट सॉल्व करना है। अच्छा, तो हम आपको डिस्प्यूट सॉल्व करा देते हैं। और यहाँ पर सिंपल सी बात है भाई कि यहाँ पर फोकस इस चीज़ पे रहेगा कि जो रिलेशन है वो इंटैक्ट रहे, मतलब सिर्फ यहाँ पर नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाएगा, और बाकी जितने भी एविडेंस एक्ट हैं और ये सब है जो नॉर्मल आप कह सकते हैं ट्रबलसम प्रोसेस होती है कोर्ट की, वो सब फॉलो नहीं की जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके पास सारी की सारी सिविल कोर्ट की पावर होगी, और इसकी जो अपील है वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी या सेशन कोर्ट में जाएगी। ठीक है, मतलब इसके ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील हो सकती है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जुरिस्डिक्शन क्या होगा। देखिए, ग्राम न्यायालय के एक्ट में मतलब 2008 के एक्ट में शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 दिया है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका जुरिस्डिक्शन क्या क्या होगा। वैसे अगर आप नोटिस करेंगे तो वहाँ पर एक्चुअली में वो सारे पॉइंट्स आप कह सकते हैं वो सारे क्राइम डाले गए हैं जहाँ पर सज़ा 2 साल से कम के लिए हो सकती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात 10 स्टार मार्क करने वाली, फर्स्ट शेड्यूल को और सेकंड शेड्यूल को दोनों के दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। और जिसकी अपील हो सकती है वो भी कहाँ पर? सेशन कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, और आप ये फैमिली कोर्ट की अपील कहाँ होती है? यस, वेरी गुड, इट गोज डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट। अब बताओ, लोक अदालत की अपील हो सकती है? नहीं, लोक अदालत की अपील पॉसिबल नहीं है। अब हम लोक अदालत के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो हाँ, अगला आर्टिकल लोक अदालत के ऊपर है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। देखिए, जो हमारी लोक अदालत होती है वो एक्चुअली में एक ADR का कॉन्सेप्ट है। ADR मतलब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। इसके अंदर 4 पॉइंट होते हैं, आप सभी जानते होंगे। देखिए, ये चारों पॉइंट मैं टेक्निकली नहीं बताऊंगा, बस समझने के लिए बताऊंगा, तो कोई आप ये मत पूछिएगा कि सर आपने गलत बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको समझ में जाए ADR, इसलिए 4 पॉइंट सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। सबसे पहला ये है आर्बिट्रेशन। ठीक है, आर्बिट्रेशन सिंपल कोर्ट आउटसाइड कोर्ट, मतलब सिंपल सी बात है, आपको एक आर्बिट्रेटर मिलेगा,
आप दोनों यहाँ पर बैठेंगे और ये थोड़ा बहुत रूल्स एविडेंस ये सब रिलैक्सड रहेंगे और उसके चलते हुए एक जजमेंट पास करेगा जो आप लोगों को माननी पड़ेगी, लेकिन कोर्ट के मुकाबले थोड़ी सी ये हार्श कम होगी, ठीक है। इसको आर्बिट्रेशन कहते हैं। उसके बाद आता है कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन में भी आपके सामने ये कॉन्सिलिएटर बैठेगा, लेकिन और यहाँ पर एक जजमेंट भी पास करेगा, लेकिन ये जजमेंट आपके ऊपर नॉन बाइंडिंग रहेगी, और आर्बिट्रेशन के केस में जजमेंट बाइंडिंग होती है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? चलो, वेरी गुड। कॉन्सिलिएशन के बाद हमारे सामने आता है मीडिएशन। मीडिएशन में आपके सामने मीडिएटर होगा, यहाँ पर बैठा होगा। ये कोई जजमेंट पास नहीं करेगा, यहाँ सिर्फ आपको फैसिलिटेट करेगा। वो कोई बोलेगा अच्छा मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, तो बोलेगा हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, मतलब तरीके से दोनों को किसी तरीके से एक पॉइंट पे लाने की कोशिश करेगा कि भैया इस पे इन दोनों मतलब इस केस पे आप एग्रीमेंट इस चीज़ पे ला सकते हैं। उसके बाद आखिरी में आता है नेगोशिएशन, मतलब साथ में बैठ के खुद ही बातचीत चर्चा करके अपने मुद्दे को सुलझा लेंगे, इसको नेगोशिएशन बोलते हैं। और ये कंप्लीट जो 4 है मैकेनिज्म, ये एडीआर के अंदर आते हैं। अब एडीआर को करने का फ़ायदा क्या है भैया? ये बहुत ही चीप होता है। इसके बाद यहाँ पर बहुत कम टाइम लगता है। ये जो कम्बरसम हमारी जुडिशरी की प्रोसेस होती है वो फॉलो नहीं करनी पड़ती है, और ऊपर से जो रिलेशनशिप रहते हैं वो भी रिस्टोर्ड रहते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम कोर्ट में नहीं जा रहे ना, ठीक है। दूसरे रिलेशनशिप बिल्कुल चलते रहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप जो भी काम करते हैं बिना किसी फियर के बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल वे में करते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो कंप्लीट आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, ये सब कुछ बड़ी बड़ी कंपनी करती हैं, ये एक तरीके से कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है। अब देखो अभी रिसेंट में हुआ क्या है, जो हमारी लोक अदालत है उसमें जो कर्नाटका की स्पेशली जो लोक अदालत है उसने एक दिन में 2.5 लाख केसेस, नॉट एक दिन में, एक पूरे सेशन में 2.5 लाख केसेस को सॉल्व किया, ठीक है। जो ये दिखा रहा है कि लोक अदालत हमारे जो जुडिशरी के ऊपर बर्डन है पेंडेंसी का, उसको कितने आसानी से ख़त्म कर सकता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली इंडिया में एंशिएंट इंडिया से लिया गया। आप सभी जानते होंगे हमारे एंशिएंट इंडिया में पंचायत और इन सब की बात की गई थी, जहाँ पर ये लोक अदालत नाम की कोई चीज़ बैठा करती थी। सरपंच आते थे, पंच आते थे और वो डिसीजन लिया करते थे, ठीक है। इसके बाद गांधी जी ने भी इसी कॉन्सेप्ट को आगे बहुत प्रपाउंड किया था, और इस चीज़ को देखते हुए सबसे पहली लोक अदालत 1982 में बनी थी। कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है। और इसके बाद काफ़ी और प्लेसेस में बनना चालू हो गई, और उसके बाद ये बहुत सक्सेसफुल हुई पूरे इंडिया में। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भैया जब इतनी सारी लोक अदालत बन रही है तो क्यों ना इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया जाए। तो यहाँ पर इनको एक एक्ट पास किया गया, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987, जिसके अंदर लोक अदालत को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। अब उसके अंदर 3 मेजर प्रोविजन थे। जो पहले का एक्ट था, इसके बाद नया एक्ट बताऊंगा आपको, जिसमें अभी 2002 में अमेंडमेंट लाई गई थी। तो उसमें क्या था कि जो भी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस अथॉरिटी है, हाई कोर्ट की लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वो लोग क्या कर सकते हैं, जब चाहें लोक अदालत को लगवा सकते हैं। मतलब कहीं पर भी जाएंगे, उन्होंने सोचा कि चलो यार आज लोगों के मुद्दों को सॉल्व करते हैं, जाएंगे और लोक अदालत ऑर्गेनाइज कर देंगे। अब लोक अदालत में सबसे पहले एक तो होंगे आपके चेयरमैन साहब। चेयरमैन कौन होगा? एक सर्विंग या रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर 2 मेंबर होंगे, एक होगा सोशल वर्कर और दूसरा होगा लॉयर, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना। उसके बाद अब यहाँ पर केसेस कैसे आएंगे? देखिए केसेस आने के यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो अगर कोर्ट किसी केस को सुन रहा है, उसको लग रहा है कि भैया ये केस तो हमारे सामने आना ही नहीं चाहिए, इसको तो खुद लोक अदालत सॉल्व कर सकता है, तो उस केस में हमारे जो वकील साहब हैं, मतलब आप कह सकते हैं जज साहब हैं, वो लोक अदालत के सामने केस भेज सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये आ सकता है कि अगर मान लो कोर्ट केस डायरेक्टली चल रहा है कोर्ट में, और उसके बाद दोनों में से कोई एक पार्टी अग्री करती है नहीं यार हमें लोक अदालत चला जाना चाहिए, तो उस टाइम पे भी चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लोक अदालत, उसके बाद सिविल कोर्ट की पावर होगी, और इसके ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट, इसके ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद 2002 में अमेंडमेंट लाई गई। रीज़न क्या था? देखो रीज़न ये था कि ये लोक अदालत जो थी ना, ये मेरिट के ऊपर डिसीजन नहीं दे पाती थी। एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारी लोक अदालत है उसने कोई डिसीजन पे लोगों को लेके आया, ठीक है। अब किसी एक बंदे को पसंद नहीं है तो उसने बोलिया कि नहीं यार मुझे पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ से तो हट रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरिट पे डिसीजन आया था, लोक अदालत इसको पास नहीं कर सकती थी भैया, इस मतलब आप पर इम्पोज नहीं कर सकती थी। जब तक दोनों अग्री नहीं होंगे तब तक इस डिसीजन को नहीं माना जाएगा, उसके बाद अपील नहीं की जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर पहली एक माने ने मना कर दिया कि बोलो यार मुझे पसंद ही नहीं है डिसीजन, तो वो दोबारा वही सेम कोर्ट की प्रोसेस में रह जाएगा। तो इन शॉर्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये जो हमारी लोक अदालत है, ये लोग अपने मेरिट वाले डिसीजन को इम्पोज नहीं कर पा रहे थे। तो अब यहाँ पर 2002 में अमेंडमेंट की गई, और सबसे पहला चीज़ यही किया गया कि अगर जजेस को लग रहा है तो वो लोग मेरिट के ऊपर आपके अगेंस्ट डिसीजन पास कर सकते हैं, मतलब जो उनको सही लगेगा वो डिसीजन पास कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो जुरिडिक्शन है वो भी बढ़ा दिया गया था 2002 की अमेंडमेंट में। क्या जुरिडिक्शन किया गया था? वेरी गुड। अब जितने भी 10 लाख से कम के केसेस हैं,
ठीक है, उन सारे केसेस की जो भी फाइल्स जाएंगी सबसे पहले लोक अदालत में जाएंगी या जा सकती हैं। ठीक है, वैसे मोस्ट ऑफ टाइम जो जज ट्राई करते हैं लोक अदालत को ही भेजते हैं। ठीक है, और जुरिस्डिक्शन लगभग सेम है कि किस तरह से केस जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर जो भी जुरिस्डिक्शन में चेंजेस किए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, याद रखिएगा। बिकॉज ग्राम लेवल में कौन, सेंट्रल स्टेट दोनों कर रहे थे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पर एक्चुअली में थोड़ा सा कॉम्पोजिशन भी चेंज हुआ है। ठीक है, और कॉम्पोजिशन किस तरीके से चेंज हुआ है आपको बताता हूँ मैं। देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, जो चेयरमैन होंगे वो एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट जज या उनकी रैंक का कोई पर्सन होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे एडिशनल जज हो सकता है और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। इसके बाद 2 पर्सन होंगे। यहाँ कंपलसरी नहीं है कि लॉयर होगा, बस एक एडिक्वेट एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। ठीक है, और इसका डिसीजन वही सेम फाइनल बाइंडिंग होगा। और अगर एक बार लोक अदालत में आपने एप्लीकेशन डाल दी तो आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ये भी आपके ऊपर एक लिमिटेशन लगाई गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोक अदालत। अब इसके बाद रिसेंट में भी क्या हुआ है, काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं ADR की, NCRB की और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे ये पता चलता है कि जो हमारे MPs और MLA हैं उनके खिलाफ 4400 क्रिमिनल ट्रायल्स चल रहे हैं, जिनमें से 2500 तो भाई सिटिंग जजेस हैं, मतलब सिटिंग MPs और MLAs हैं, तो मतलब बहुत बड़ी बात है। और उनमें से कुछ केस पिछले 40 साल से चलते आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक ऑर्डर दिया है, बोला है कि भैया आप लोग स्पेशल बेंचेस बनाओ। ठीक है, और इन सब केसेस को जल्दी से जल्दी डिस्पोज करने की कोशिश करो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इवन विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को एक्सटेंड करने की बात की है, जितने भी लोग यहाँ पर विटनेस बनने वाले हैं इन केसेस में। ठीक है, तो इन पॉइंट को भी ध्यान रखना। उसके बाद आज का हमारा अगला आर्टिकल आता है, और यू कैन से द लास्ट आर्टिकल आता है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। तो ये क्या होने वाली है, देखो एक्चुअली में अभी हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ जो एक थिंक टैंक है विधि, दोनों ने बात की है कि इंडिया में ऑल इंडिया जुडिशियल लॉ सर्विसेज होनी चाहिए, मतलब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये होती क्या है, देखिए इसको आप IAS से कंपेयर कर सकते हैं या ऑल इंडिया सर्विस से कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ पर जो अपॉइंटमेंट होगी, मतलब जहाँ पर इनकी पोस्टिंग होगी वो तो डिस्ट्रिक्ट जजेस रहेंगे। ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट जजेस की पोस्टिंग होगी, लेकिन अपॉइंटमेंट की पावर और रिमूवल की पावर और रिक्रूटमेंट की पावर सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट जजेस में जो जजेस अपॉइंट किए जाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाएंगे। जो एग्जाम लिया जाएगा आई होप UPSC के द्वारा लिया जाएगा, और इसके बाद जो रिमूवल होगा डिस्ट्रिक्ट जाएगा वो भी डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज कह सकते हैं। और अगर अभी के टाइम पे देखेंगे तो जजेस की जो अपॉइंटमेंट है डिस्ट्रिक्ट में वो एक्चुअली में स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, और किससे कंसल्ट करती है, हाई कोर्ट से। ओके, समझ में आया, हाई कोर्ट से कंसल्ट करके स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करती है। और लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, इसे एक ऑल इंडिया सर्विस बनाना चाहती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूट करेगी, अपॉइंट करेगी और पोस्ट करेगी कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट जजेस में। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि भैया यहाँ पर एक सेंट्रलाइज कैडर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ सिंपल सी बात है कि यहाँ पर कोई भी घपला वपला नहीं होगा, मतलब बहुत ट्रांसपेरेंसी बरती जाएगी, और जो पोस्ट खाली रहती हैं इतनी सारी जजेस की वो बहुत आराम से फिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को 14th लॉ कमीशन ने, मतलब लॉ कमीशन ने 1958 में अपनी 14th रिपोर्ट में बताया था। इसके बाद जो फर्स्ट नेशनल जुडिशियल पे कमीशन 1966 में बनी थी, उसने भी बोला था कि भैया ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज होनी चाहिए। और उसके बाद अल्टीमेटली जब स्वरण सिंह साहब इसको रिकमेंड करते हैं तो उस टाइम पे राज्यसभा अंडर आर्टिकल 312 बाय 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी एक रेजोल्यूशन पास करता है और ये बोलता है कि जो जुडिशियल सर्विसेज है उसको ऑल इंडिया लेवल का बनाया जाए। ठीक है, आप सभी जानते होंगे अंडर आर्टिकल 312 ये राज्यसभा की स्पेशल पावर है कि अगर वो कोई भी रिजोल्यूशन बाय 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी से पास करता है तो पार्लियामेंट उस सर्विसेज को क्या कर सकती है, ऑल इंडिया सर्विस बना सकती है। तो ऑलरेडी ये जो अमेंडमेंट है 1976 में कर दी गई है, लेकिन अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्ट नहीं किया है, और अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्ट करने जा रही है। तो कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी अमेंडमेंट थी, बस ये था कि गवर्नमेंट किसी वजह से एक्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब गवर्नमेंट एक्ट करेगी। ठीक है, समझ में आया, चलो वेल एंड गुड। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, देखिए अभी क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने नेशनल मिशन फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन के अंदर एक स्कीम चालू की है, जिसके अंदर वो लोग 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को स्टैब्लिश करेंगे रेप के केसेस को और पॉस्को के केसेस को डिस्पोज करने के लिए। ठीक है, और जिन सब डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जिन जिलों में पॉस्को के केसेस 100 से ज़्यादा होंगे वहाँ पर एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश किया जाएगा।
अब याद रखिएगा ये जो स्कीम रहेगी ये सेंट्रल सेक्टर नहीं रहेगी, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रहेगी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में पूरी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। फिर इस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो कंप्लीट आप कह सकते हैं लॉज एंड एवरीथिंग कंप्लीट स्कीम है दैट इज डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पर जो फंडिंग होती है वो शेयर की जाती है। हो सकता है 60-40 का शेयर हो, 40-40 का शेयर, 40-50 आप कह सकते हैं 50-50 का शेयर हो, 90-10 का शेयर हो, ठीक है, कोई भी शेयर हो सकता है, वो डिपेंड करता है। और ये जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्चुअली 11th फाइनेंस कमीशन ने लेके आया था, जब उन्होंने बोला था कि अंडर ट्रायल्स को खत्म करने के लिए भैया आप लोग 1334 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को स्टैब्लिश करो। ठीक है, तो ये हो गई फास्ट ट्रैक से रिलेटेड एक न्यूज़, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने चालू किया है। इसके बाद अगला आर्टिकल आता है पैरा लीगल वॉलंटियर स्कीम। देखिए 2009 में इस स्कीम को चालू किया गया था, किसके द्वारा? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी मतलब नालसा के द्वारा। इस स्कीम के अंदर क्या होने वाला है कि मतलब यहाँ पर मतलब बहुत सारे वॉलंटियर्स को चूज़ किया जाता है और उनको ट्रेन किया जाता है लीगल सर्विसेज में कि किस तरीके से केस फाइल किया जाता है, किस तरीके से जजमेंट देखी जाती है, किस तरीके से मतलब जो भी कंप्लीट प्रोसीजर होती है कोर्ट में फाइल केस करने की और किस तरह लड़ने की, वो सारी की सारी ट्रेनिंग कुछ वॉलंटियर्स को दी जाएगी। अब इसके रिटर्न में ये वॉलंटियर्स कहाँ जाएंगे? घर घर में जाएंगे, जिनको भी इनकी ज़रूरत होगी उनके पास जाएंगे और पूरी प्रोसेस समझाएंगे किस तरीके से आप कोर्ट केसेस लड़ सकते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट इस पैरा लीगल वॉलंटियर स्कीम का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद ये है कि लोग लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन के पास जस्टिस मांगने ना आए, इंस्टेड ऑफ दैट जो जस्टिस इंस्टीट्यूशन है वो लोगों के डोर स्टेप में जाए, जिस तरीके से हमारे ग्राम न्यायालय में होता है, वहाँ पर जाएं और लोगों के केसेस को डिस्पोज करने की कोशिश करें। ठीक है, मतलब इन तरीके पूरी तरीके से हेल्प करेंगे वहाँ पर उनकी। उसके बाद है अगला आर्टिकल एमिकस क्यूरे का। वैसे पता नहीं ये वर्ड यहाँ पर क्यों डाला गया है, बट इसका यहाँ पर मेन मतलब ये है कि एक ऐसा पर्सन जिसका केस से कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई भी केस चल रहा है कुछ लेना देना नहीं है, बट फिर भी किसी तरीके से वो कोर्ट की हेल्प कर रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर रहा है, किसी के ऊपर कुछ इंसाइट्स प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे पर्सन को हम एमिकस क्यूरे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आर्टिकल आता है नेशनल जुडिशियल पे कमीशन। देखिए अभी इसने एक ऑर्डर पास किया था, ये एक्चुअली ये जो सेकेंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन है 2017 में बनाया गया था और इसकी जो अध्यक्षता थी वो की जा रही थी फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस पी वेंकटरामा रेड्डी। ठीक है, और जो पहला नेशनल जुडिशियल पे कमीशन बनाया गया था वो 1996 में बनाया गया था। आई थिंक पिछले लेक्चर में मैंने 1966 बोल दिया था, एक्चुअली में वो 1996 है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से एक बार। ठीक है, अब देखिए जो हमारा सेकेंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन है उसने अभी एक ऑर्डर पास किया था, मतलब इसके अंदर एक मतलब रिकमेंडेशन दी थी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनकी जो उनकी जो सैलरी है ना उनको ट्रिपल कर दो। जैसे मान लो अगर उनकी अभी सैलरी 100 रुपये है तो उसको बढ़ा के आप 300 रुपये कर दो, ट्रिपल कर दो। और रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने बोला है सारे स्टेट्स को और यूटीज़ को कि भैया आप इस कमीशन की इस जजमेंट पे अमल कीजिए। मतलब खुद सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जो जजेस हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस उनकी सैलरीज को बढ़ाया जाए। ठीक है, इसके बाद अगला आर्टिकल आता है ऑनलाइन जस्टिस डिलीवरी। देखिए आप सभी जानते हैं कोविड-19 के दौरान क्या लगा था? लॉकडाउन लगा था। अब इस लॉकडाउन में हर तरफ ताला था, अब जुडिशरी भी इससे अचेत नहीं था, वहाँ पर भी ताला लगा हुआ था, लेकिन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि भैया जस्टिस को कैसे एक्सेस किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 142 अपनी पावर यूज़ करते हुए जितने भी हाई कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सबको ऑर्डर पास किया, जो भी इसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन सबको ऑर्डर पास किया कि भैया अब आप लोग जुडिशियल प्रोसीडिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू करने वाले हैं। ठीक है, आप देखिए आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर करने के लिए कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस को इंश्योर करने के लिए सारे कोर्ट्स को ये बोला कि भैया आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसेज के थ्रू अपनी सारी जो भी जुडिशियल एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि एक्चुअली लॉफुली वीडियो के थ्रू जुडिशरी की प्रोसेसिंग अलाउड नहीं है इस टाइम पे, इसलिए यहाँ पर उनको ये स्पेशल ऑर्डर पास करना पड़ा। अब इसके चलते हुए केरला हाई कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन जुडिशरी का यूज़ नहीं किया, इवन अपनी जो कंप्लीट प्रोसेस थी उसको लाइव स्ट्रीम किया, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये था हमारा ऑनलाइन जस्टिस डिलीवरी। अब याद रखिएगा अभी रिसेंट में ना बहुत सारे इनिशिएटिव्स आए हैं ऑनलाइन जुडिशरी से रिलेटेड, तो वो हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ रहे, तो वो सारे इनिशिएटिव मैं डिस्कस करने वाला हूँ वन बाय वन। जिसमें सबसे पहला इनिशिएटिव है ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट।
इसके अंदर क्या किया जाएगा, सबसे पहली बात तो किसने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने, ठीक है। इसके अंदर जितने भी कंप्यूटराइज्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहाँ पर सिटीजन्स को कुछ ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे उनका जो रजिस्ट्रेशन, उन्होंने केस का जो रजिस्ट्रेशन किया था क्या वो एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद उनके केस का स्टेटस क्या है, अगली तारीख कब है, और उसके बाद कोई ऑर्डर पास हुआ तो उसका प्रिंट आउट, इसके बाद कोई जजमेंट पास हुआ तो उसका प्रिंट आउट, वो सब आपको मिल जाएगा। अब ये आप अच्छे से एक्सेस कर सके उसके लिए गवर्नमेंट मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक ई कोर्ट नेशनल पोर्टल भी लॉन्च किया है, इसको आप देख सकते हैं, और उसके बाद ई कोर्ट सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला आर्टिकल आता है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। अब देखिए ये भी एक नया इनिशिएटिव है ऑनलाइन जुडिशरी में। इसके अंदर क्या किया जा रहा है कि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड को यूज़ करते हुए आप जान सकते हैं कि किस कोर्ट में, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, चाहे कोई भी कोर्ट हो, वो चाहे जबलपुर का हो, चाहे गोरखपुर का हो, चाहे तमिलनाडु के किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट का हो। लेकिन आप ऑल इंडिया में बैठे हुए नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से इस डेटा को देख सकते हैं कि किस कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग हैं, ठीक है। इसके बाद अगला इनिशिएटिव है जुडिशियल सर्विस सेंटर। देखिए जितने भी कंप्यूटराइज्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहाँ पर जुडिशियल सर्विस सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। अब इस जुडिशियल सर्विस सेंटर के अंदर आपका जो भी लॉयर है या लिटिगेंट है वो यहाँ पर आपके सारे केसेस को ऑनलाइन फाइल कर सकता है, उसका स्टेटस देख सकता है, और जो भी ऑर्डर एंड कॉपीज आने वाली है उसके प्रिंट आउट ले सकता है, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट आपको वहाँ बार बार कोर्ट के चक्कर नहीं मारने पड़ेंगे अपने केसेस को रजिस्टर करवाने के लिए, लेकिन आगे सिर्फ वहाँ पर जहाँ पर कंप्यूटराइज्ड कोर्ट्स हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इंडियन जुडिशरी है उसको कंप्यूटराइज करवाया जाए, उसके लिए कंप्लीट एक नेशनल पॉलिसी लेके आए। तो उसको असिस्ट करने के लिए एक कमेटी बनी है जिसका नाम है ई कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये कमेटी क्या करती है, हमारे सीजीआई साहब को असिस्ट करेगी कि भैया आप कंप्लीट इंडियन जुडिशरी को कंप्यूटराइज करवाएं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लिम्स का नाम आपने पहले भी सुना होगा, इसको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने चालू किया है, और इसका मेन मकसद ये है कि गवर्नमेंट के जो केसेस हैं उनको ट्रैक करके रखा जाए कि भैया क्या स्टेटस है, कितने केसेस लॉन्च हुए, बढ़े हैं कि घटे हैं। ये कंप्लीट एक तरीके से समझ सकते हो ट्रैकिंग डिवाइस है गवर्नमेंट के केसेस का, बिकॉज आप जानते हैं सबसे बड़ा लिटिगेंट इंडिया में गवर्नमेंट ही होता है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, देखिए इसके अंदर क्या किया जाएगा, जो भी क्रिमिनल जस्टिस है मतलब पुलिस के पास जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के रिकॉर्ड होते हैं और हमारा जो जुडिशरी का डेटा है उन सबको मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है, एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हैं कि ई प्रेजेंट डेटाबेस जो है, ठीक है, इसके बाद ई कोड जो है, और उसके बाद इंटीग्रेटिंग द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS है, या फिर फॉरेंसिक है, प्रोसिक्यूशन है, जुवेनाइल होम्स है, इन सबको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा बिल्कुल फेस्ड मैनर में। आप जैसे कह सकते हैं कि एक कंप्लीट डेटाबेस हमारे सामने प्रोवाइड होगा और इससे हम अच्छी ट्रैकिंग कर पाएंगे, अच्छे जजमेंट दे पाएंगे, तो ये सब फायदा होगा इसका, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। इसके बाद अगला आर्टिकल आता है प्ली बार्गेनिंग। इसको आप एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मान लीजिए मैंने कोई क्राइम कमिट किया, मैंने मान लीजिए कि कोई चालान तो बहुत आसान होगा, मान लीजिए मैंने किसी के घर में जाके मारपीट कर दी और उसको खून निकल गया। अब उसने क्या किया, कोर्ट में केस कर दिया, हो सकता है उसका पैर टूट गया था, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, पैर टूट गया था, या फिर और भी थोड़ा बहुत क्राइम हो सकता है जो मैंने कर दिया है। अब सिंपल सी बात है, पुलिस मुझे ढूंढेगी बिकॉज मैंने क्राइम तो किया है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मैं पुलिस के पास जाऊँ या मजिस्ट्रेट के पास जाऊँ और जाके बोल दूँ कि भैया ये काम मैंने किया है तो आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आपने जो कंप्लीट पुलिस का काम था, जुडिशरी का काम था, वो आपने आसान कर लिया, आपने खुद जाके एक्सेप्ट कर लिया कि भैया ये काम मैंने किया था। तो इस केस में क्या होना चाहिए, आपको थोड़ा सा रिबेट मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब जो सज़ा 3 साल की होगी या 2 साल की होगी उसको कम करके 1 साल या 1.5 साल, या फिर मुझे कोई बेल दी जाए, इस तरीके का काम किया जा सकता है। तो इस चीज़ को हम प्ली बार्गेनिंग कहते हैं। मतलब जो एक्यूज्ड पर्सन रहता है उसने जो भी क्राइम किया है वो जाता है और उसको खुद एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके चलते हुए उसे कुछ रिबेट्स दिए जाएंगे या बेल दे दी जाएगी या सज़ा कम कर दी जाएगी। इस चीज़ को हम प्ली बार्गेनिंग कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा इसकी लिमिटेशन है कि ये सिर्फ और सिर्फ उन केसेस पर अप्लाई होगा जिनकी सज़ा 7 साल से कम होने वाली है। अगर 7 साल से ऊपर वाले केसेस हैं, ठीक है, या फांसी या आप कह सकते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उन सब में अप्लाई नहीं होने वाली है। 7 साल तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 7 साल से ऊपर केसेस में प्ली बार्गेनिंग नहीं लगने वाली है। अब आप सोचिए आपने किसी लड़की का रेप किया है जो बहुत ही क्रूर काम है, तो उस केस में हम आपको प्ली बार्गेनिंग देंगे, भैया पकड़ के मारेंगे वहीं पर, ठीक है ना। तो ये होती है प्ली बार्गेनिंग। उसके बाद अगला आर्टिकल आता है चैप्टर प्रोसीडिंग। देखिए अभी रिसेंट में क्या हुआ है आप सभी जानते होंगे, टीवी एडिटर इन चीफ, रिपब्लिक टीवी एडिटर इन चीफ
अर्नब गोस्वामी को, ठीक है। इनके खिलाफ मुंबई सिटी पुलिस ने चैप्टर प्रोसीडिंग चालू की है, ठीक है। चैप्टर प्रोसीडिंग एक तरीके का प्रिवेंटिव एक्शन होता है और ये तब यूज़ किया जाता है जब पुलिस को ये लगता है कि इस पर्सन की वजह से, जो भी पर्सन है उसकी वजह से सोसाइटी का जो पीस और ट्रैंक्विलिटी है वो ख़त्म हो सकती है। अब इसके अंदर क्या किया जाता है कि जैसे ही अगर पुलिस को लगता है कि भैया ये जो हमारे अर्नब गोस्वामी हैं ये सोसाइटी का पीस खत्म कर सकते हैं, तुरंत इनके खिलाफ चैप्टर प्रोसीडिंग चालू की जाएगी और इसका मेंशन आपको सीआरपीसी के सेक्शन 111 में मिल जाएगा। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो पर्सन है उसको जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनके सामने पेश किया जाता है और ये एसीपी रैंक के होते हैं, इनके सामने पेश किया जाता है। उसके बाद बातचीत चलती है कि भैया आप इस तरीके से काम कर रहे हो, आप इसको बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अगर नहीं करते तो फिर इसके बाद आप बॉन्ड साइन किया जाएगा या आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा या कोई ऑर्डर निकाला जाएगा। मतलब एक तरीके से ये ट्राई किया जाएगा पहले से ही कि भैया ये लोग किसी भी तरीके से सोसाइटी का जो पीस है उसको डिस्ट्रॉय ना कर सकें, ठीक है। समझ गए? सिंपल सी बात है भैया, एक प्रिवेंटिव टेंशन मेजर है कि सोसाइटी का पीस खराब ना हो। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपने घर में बुलाते हैं, अपने ऑफिस में बुलाते हैं और बात करते हैं कि भैया ऐसा मत करना, हम आपके साथ बॉन्ड साइन कर रहे हैं, ठीक है, कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अगर करोगे तो फिर सिंपल सी बात है धर लिया जाएगा आपको बेमतलब को, इसलिए मत करो, ठीक है। अब एक सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसे चैप्टर प्रोसीडिंग क्यों की जाती है, मतलब इसे चैप्टर प्रोसीडिंग क्यों कहा जाता है। देखिए इसका रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि जो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स के जितने भी सेक्शंस हैं वो सब एक ही चैप्टर में मेंशन है, इसलिए बाय नेचर इट इज़ कॉल्ड एज चैप्टर प्रोसीडिंग, ठीक है।